हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 28 मार्च का करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स है यूपीपीसीएस और जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए डिज़ाइंड है और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल आया है 2006 का। ठीक है, ये राज्यसभा से पास हुआ है 25 मार्च को, 24 मार्च को लोकसभा से पास हुआ है और जिसने 2019 का जो हमारा अधिनियम है ना, एक्ट है, उसको संशोधित किया है। ठीक, तो बहुत ही एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। उसके बाद सरकार कह रही है कि ये प्रोटेक्शन देगा जो ट्रांसजेंडर ग्रुप है उसे। वहीं जो क्रिटिक्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नालसा केस में 2014 का, उसको ये वायलेट करता है। ठीक है, उसका उल्लंघन करता है। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न है इसके। तो सबसे पहले ना, तो पहला प्रोविज़न तो डेफिनेशन को लेकर है कि और यही जो प्रोविजंस है ना नए, वो ही जो क्रिटिक्स हैं उनके लिए मुद्दे हैं। ठीक है, वो जो आलोचक हैं वो इन्हीं मुद्दों के आधार पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो है कि ना सरकार ने जो ट्रांसजेंडर समूह है उसकी डेफिनेशन को नैरो कर दिया है ना। सरकार नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे पार्लियामेंट कहना चाहिए, क्योंकि जो एक्ट है वो पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक, तो जो ट्रांसजेंडर समूह है, जो व्यक्ति है, उसको बहुत ही नैरो कर दिया। क्या कहा है कि अब केवल वही व्यक्ति ट्रांसजेंडर माने जाएंगे जो इंटरसेक्स वेरिएशंस हैं, जिसमें इंटरसेक्स वेरिएशन देखते हैं कि या तो जैविक हो सकते हैं, जो जन्मजात हो सकते हैं ना, कि जो उनके सेक्स है वो जेंडर से मैच नहीं करता। ठीक है, जो जेंडर है वो सेक्स से मैच नहीं करता, मतलब जो वो हैं वो फील नहीं करते। ठीक, महिला है तो पुरुष की तरह फील करते हैं, पुरुष है तो महिला की तरह, या फिर किसी सोशियो कल्चरल ग्रुप के मेंबर हैं जैसे किन्नर, हिजरा। तो अलग अलग रीजन में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर उस स्पेसिफिक ग्रुप के मेंबर हैं तो इसमें इन्हें ट्रांसजेंडर माना जाएगा। या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी मानने के लिए मजबूर किया गया है। ठीक है, उसको अपनाने के लिए। ठीक, यहाँ पे इन्होंने किसी नहीं माना है जो सेल्फ परसीव्ड है, जो खुद को ट्रांसजेंडर कहते हैं या जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज हैं, उनको कह दिया कि भाई अब ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो लेकिन जो 2019 का एक्ट था ना, इससे पहला वाला, वो राइट टू सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी मानता था कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं को ट्रांसजेंडर अनुभव कर रहा है तो केवल उसका अनुभव करना ही पर्याप्त समझा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ परसेप्शन को हटा दिया है और इस बात की जो है जो क्रिटिक्स हैं वो आलोचना कर रहे हैं ना, कि अगर व्यक्ति स्वयं से कह रहा है कि वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है, तो फिर उसको मान लेना चाहिए, है ना। यहाँ पे इसी के साथ मेडिकल गेट कीपिंग भी लगाई गई है। जैसे कि पहले क्या है, इसमें क्या कहा गया है मेडिकल गेट कीपिंग में, कि जो डीएम है वो ऐसे व्यक्तियों को एक आईडी कार्ड इशू करेगा। ठीक है, जो भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनको आईडी कार्ड इशू किया जाएगा और अपने मन से नहीं कर सकता। एक जो मेडिकल बोर्ड है उसके जो हेड होंगे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, वो एग्जामिन करेंगे, वो पता करेंगे कि हाँ ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या नहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार। तो अगर वो कहते हैं हाँ है, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर डीएम एक आईडी कार्ड इशू करेगा। ठीक है, 2019 में भी डीएम ही करते थे, लेकिन किसी मेडिकल बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। अगर कोई पर्सन जाके उनको ऐसे सेल्फ परसेप्शन के आधार पर भी कहेगा कि वो ट्रांसजेंडर पर्सन है तो उसको आईडी कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा होता था 2019 के एक्ट के अनुसार, लेकिन अब उसे चेंज कर दिया है। अब जो मेडिकल बोर्ड है वो बताएगा, वो अपनी रिकमेंडेशन देगा डीएम को, तभी वो आईडी कार्ड इशू करेंगे। तो इसको लेकर भी एक विवाद है ना। नेक्स्ट है कि जो फोर्स आइडेंटिटी है कि किसी पर्सन को जो है ट्रांसजेंडर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए या ट्रांसजेंडर बनने के लिए मजबूर कर देना, है ना, तो वो अब एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं जो जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज कर रहे हैं, ठीक है, जेंडर परिवर्तन की जो सर्जरीज हैं, मतलब अगर कोई व्यक्ति लड़की के रूप में पैदा हुआ है, लड़का बनना चाहता है, ठीक है, ऐसी जो सर्जरीज करते हैं तो उन्हें डीएम को बताना होगा, मेडिकल बोर्ड को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, नाम बदलने का भी अधिकार दिया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र में पहला नाम बदल सकते हैं,
लेकिन अपनी जो नैरो डेफिनेशन है उसमें फिट होने चाहिए आप, है ना। जैसे है कि पहले कुछ और नाम था, बड़े होके समझ आया कि ये नाम नहीं, दूसरा नाम मेरे पे फिट बैठेगा, ठीक है। मतलब लड़के का नाम नहीं चाहते, लड़की का नाम चाहते हैं, जो भी उनका मैटर है तो वो अपना नाम चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आप उस जो सरकार ने डेफिनेशन दी है उसके अनुसार ट्रांसजेंडर होने चाहिए, ठीक है। तो पनिशमेंट के लिए क्या प्रोविज़न है, आपको वैसे पूरे याद नहीं रखने हैं, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। कि अगर फोर्स्ड आइडेंटिटी जबरन पहचान के लिए किसी व्यक्ति को अपहरण किया जाता है तो अगर पीड़ित एडल्ट है तो 10 साल की सज़ा होगी, और अगर बच्चा है तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर उन्हें भीख मांगने के लिए या बंधुआ मजदूरी के लिए फोर्स किया जाता है तो अडल्ट विक्टिम है तो 5 से 10 साल की सज़ा होगी, अगर चाइल्ड को ऐसे फोर्स किया जाएगा तो 10 से 14 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। कि बच्चों को ऐसे बेगिंग के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और नालसा का जजमेंट क्या कहता है, तो नालसा का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का 2014 में, उसने कहा कि भाई जो जेंडर आइडेंटिटी है ना वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मैटर है ना। स्वयं निर्णय करेगा कोई व्यक्ति कि वो कैसा फील कर रहा है, वो महिला के रूप में फील कर रहा है, पुरुष के रूप में फील कर रहा है, कुछ फील नहीं कर रहा है ना। तो ये पूरा मुद्दा सेल्फ डिटर्मिनेशन का है। और प्राइवेसी है ना, राइट टू प्राइवेसी है हमें आर्टिकल 21 में। तो लोग कह रहे हैं, आलोचक कह रहे हैं कि ये इस नालसा के जजमेंट का और राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी में अब वो खुद से बता रहा है कि हमें ट्रांसजेंडर हूँ तो नहीं माना जाएगा, है ना। एक डॉक्टर, एक मेडिकल बोर्ड उसको चेकअप करेगा, फिर उसको रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर उसे ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी ग्रांट होगी, ठीक है। आर्टिकल 14-15 क्या कहते हैं कि जो जेंडर फ्लूइड पीपल है ना, उनको बाहर कर दिया गया है इससे, ठीक है। जेंडर फ्लूइड क्या होते हैं आगे समझेंगे। तो राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है, आपने जो उनकी परिभाषा है वो बहुत संकीर्ण कर दी है ना, उसमें सारे जो ट्रांसजेंडर ग्रुप्स हैं उनको शामिल नहीं किया, तो बाकी के लोगों के साथ आपने समानता का व्यवहार नहीं किया, ठीक है। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है भाई जो 2019 की परिभाषा थी वो बहुत ही वेग थी, है ना, अस्पष्ट थी, और बहुत सारे फर्जी लोग जो है ट्रांसजेंडर को दिए जाने वाले लाभ ले रहे थे, ठीक है। लेकिन कायदे से तो जो लाभ है वो जेन्युइनली जो अप्रेस्ड कम्युनिटी है उसको ही मिलने चाहिए, है ना। तो उन्होंने फिर इसलिए परिभाषा को संकीर्ण कर दिया है और मेडिकल बोर्ड की अनुमति को आवश्यक बना दिया है। तो ये सरकार का लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ना LGBTQI क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जहाँ पे L है वो लेस्बियन को शो कर रहा है, इसको जानना पता है क्यों आवश्यक है। आपने देखा होगा कि पिछले 8-10 दिन में ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, जैसे कि एक मेनका गुरुस्वामी, आपने नाम सुना होगा, भारत की पहली क्वीर MP बनी है ना, ट्रांसजेंडर MP बनी है। ऐसे ही नेपाल में एक ट्रांसजेंडर सांसद बनी है, ठीक है। तो ये मुद्दे जो हैं चर्चा में आ रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि मेनका गुरुस्वामी क्वीर MP बनी है तो आपको क्वीर का मतलब पता होना चाहिए, है ना, कि क्वीर मीन क्या, ठीक है। ट्रांसजेंडर कह रहे हैं तो ट्रांसजेंडर का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे LGBTQAI एंड प्लस है ना, आगे प्लस भी लगाया जाता है, तो एक टर्म है जिससे इन्हें डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या क्या शो कर रहा है, ठीक। तो L फॉर लेस्बियन, लेस्बियन मतलब कि विमेन का विमेन में ही एट्रैक्शन है, ठीक है। तो विमेन से अट्रैक्ट हो रही है तो लेस्बियन, पुरुष से अट्रैक्ट हो रहा है तो गे, है ना, G फॉर गे। B फॉर बाइसेक्सुअल मतलब कि अपने जेंडर से भी अट्रैक्ट हो सकती है, कि महिला है तो महिला से भी अट्रैक्ट हो सकती है, पुरुष से भी, ठीक है, दोनों जेंडर से अट्रैक्ट हो रही है तो बाइसेक्सुअल। फिर आते हैं ट्रांसजेंडर कौन होते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो उनको एक सेक्स असाइन किया गया, ठीक है, कि महिला है या पुरुष है, ठीक। लेकिन जब वो बड़े हुए हैं तो उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है, मतलब वो जो फील कर रहे हैं वो कुछ डिफरेंट फील कर रहे हैं। मतलब उन्हें कहा तो गया कि ये एक महिला है, एक फीमेल का जन्म हुआ है, लेकिन अब वो मेल जैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग होंगे ट्रांसजेंडर। क्वीर क्या होते हैं, क्वीर माने क्वेश्चनिंग, ठीक है, अभी पता कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो किस में है, ठीक है, अभी उन्हें जानकारी नहीं है, तो क्वीर, Q फॉर क्वीर। I फॉर इंटरसेक्स, ठीक है। इंटरसेक्स मीन्स जो महिला और पुरुष के बायोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं उससे अलग ट्रेट्स के साथ उनका जन्म हुआ है ना, उनसे मैच नहीं करते उनके ट्रेट्स, फिजिकल ट्रेट्स, तो ये ध्यान रखना है। A मीन्स असेक्सुअल, ठीक है, कि उन्हें किसी भी जेंडर या किसी भी सेक्स के प्रति आकर्षण नहीं है,
ठीक है, रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं है किसी भी तरह का, तो वो होंगे असेक्सुअल। और जो प्लस है, प्लस डिनोट करता है कि भाई अभी इसमें जो और कोई रह गए होंगे, है ना, तो इस तरह की कम्युनिटी में और जो फ्लूइड टाइप के लोग रह गए हैं उनको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स, ये आपको थोड़े सा आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये डेफिनेशन को नैरो करता है तो बिल्कुल ठीक है। ये सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट हटाता है, ये भी ठीक है। ये एक्सपेंड करता है स्कोप ऑफ जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज, नहीं, जेंडर फ्लूइड आइडेंटिटीज को इसमें शामिल ही नहीं किया गया है ना, बहुत संकीर्ण परिभाषा कर दी गई, हमने देखा ही। तो थर्ड नहीं है, आंसर बनेगा 1 and 2, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट है 2026 का जो अमेंडमेंट है उसके तहत ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए क्या चाहिए होगा? सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होगा? नहीं। मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेशन, हाँ, है ना। सेल्फ डिक्लेरेशन काफ़ी है? नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन से अब काम नहीं चलेगा, पहले चल जाता है ना, पहले चल जाता कि सेल्फ डिक्लेयर कर दिया, फिर डीएम से जाके जो सर्टिफिकेट है वो ले लिया। स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूव करेगी? नहीं भाई, स्टेट लेजिस्लेचर को और भी काम है ना, तो वो नहीं अप्रूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि नालसा का जो जजमेंट था 2014 का सुप्रीम कोर्ट का, वो कौन से प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ था? ठीक है, कि वो ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन देता था प्राइवेट सेक्टर जॉब में? नहीं। वो सेल्फ डिटरमाइंड जेंडर आइडेंटिटी देता था? हाँ। होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करता था? नहीं। इसके लिए एक अलग केस है ना, नवतेज सिंह जौहर केस। ठीक है, नवतेज सिंह जौहर केस में होमोसेक्सुअलिटी को धारा 377 को हटाया गया था। ठीक है, राइट टू मैरिज इक्वालिटी, ये भी नहीं है, अभी तो मैरिज की इक्वालिटी है ही नहीं उन्हें, है ना, समलैंगिक विवाह अभी नहीं है, वो सरकार पे, संसद पे छोड़ा है। ठीक है, तो ये था ट्रांसजेंडर जो बिल पास हुआ है, जल्दी ही कानून बन जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भारत के जो INDCs है ना, उनको चेंज किया गया है, उनको इम्प्रूव किया गया है, अपडेट किया गया है। तो 2000 अभी तक के जो थे ना 2030 तक थे कि 30 तक हम ये करेंगे। ठीक है, अब 30 तो आने वाला है, 30 के बाद क्या करेंगे? तो 31 से लेके 35 तक के INDCs डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, तो किसको कहा जाएगा ये, कि किसके सामने डिक्लेयर करेंगे? तो UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है उसके तहत एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। ठीक है, तो उस पेरिस एग्रीमेंट के तहत सब देश बताते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या क्या करेंगे, क्या प्रयास करेंगे, वही प्रयासों को क्या कहा जाता है? NDC। ठीक है, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या क्या कहा गया है। तो कुछ जो एमिशन इंटेंसिटी है, उसमें पहले कहा गया था कि जो 2005 की एमिशन इंटेंसिटी है वो GDP का 45% थी, अब उसे घटा के और GDP का 47% तक हम कम करेंगे। ठीक है, मतलब क्या कहने, इसका मीनिंग क्या है कि देखिए, जो पर यूनिट GDP को आगे बढ़ाने में जितना भी हम एमिशन कर रहे थे 2005 में, है ना, जितना एमिशन कर रहे थे, ठीक है, तो उससे 45% कम एमिशन करेंगे आगे हम। ठीक है, और अब हमने जब इस टारगेट को 47% कर दिया है, तो इसका मतलब है कि 2005 में हम जितना एमिशन कर रहे थे GDP को आगे बढ़ाने में, उसका उससे आधा, है ना, लगभग आधा, कि 47% कम कर देंगे उस एमिशन को। ठीक, तो ये है एमिशन इंटेंसिटी। नॉन फॉसिल फ्यूल की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, पावर जनरेट हो रही है, वो फॉसिल फ्यूल से ना करके नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। कितनी? तो पहले का टारगेट जो हमारा वर्तमान NDC है उसमें है कि 50% जो पावर है हमारी वो नॉन फॉसिल होगी, 50% फॉसिल होगी। अब उसे बढ़ा के कर दिया है 60%। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो 60% नॉन फॉसिल से आएगी। ठीक है, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा हो सकती है, परमाणु ऊर्जा हो सकती है ना, अलग अलग हो सकती है। फिर है कार्बन सिंक, मतलब कितने पेड़ लगाएंगे? तो पहले कहा गया था इतने पेड़ लगाएंगे जो 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 को एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है,
अब क्या कहा गया है कि भाई 2035 तक 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 एब्सॉर्ब करें, इसका अवशोषण करें। ठीक, तो ये बात कही गई है। यहाँ पे अगर हम इन टारगेट्स को समझें तो जैसे एमिशन इंटेंसिटी तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1 यूनिट GDP बढ़ाने में हम कितना एमिशन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, तो 47% रिडक्शन करने का मतलब है कि देखो अब हम GDP तो बढ़ाएंगे लेकिन हम जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी लेकिन हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे और हम ऐसे रिच बनेंगे कि और क्लीनर होते जाएंगे, है ना, हमारा पर्यावरण स्वच्छ होता जाएगा और हम आर्थिक प्रगति करते रहेंगे। इसको कहा गया है डीकपलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम पॉल्यूशन। ठीक है, कि अब पॉल्यूशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते अलग अलग होंगे, क्योंकि जो एक मानसिकता है ना देशों की और व्यक्तियों की, उसमें है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करता है ना देश, तो पॉल्यूशन बढ़ता चला जाता है ना, कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी। ठीक है, तो पॉल्यूशन तो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे भारत का कहना है कि नहीं भाई, हमारी जो प्रगति होगी, आर्थिक प्रगति, वो उसका पॉल्यूशन से लेना देना कम होगा, हम जितना संभव होगा उतना पॉल्यूशन कम करेंगे। ठीक है, भारत ऑलरेडी ही 36% रिडक्शन कर चुका है। ठीक है, तो अब 47 पे, अभी कितना है 45% है ना, हमें 2030 तक 45% करना है। अभी हम कितना कर चुके हैं 36%। 2020 तक हम 36% कर चुके हैं, 2030 तक 45 को प्राप्त कर लेंगे और 35 तक फिर 47% को। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल में कितना करना है हमें 60% करना है, तो 52.57 तो हम अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जितनी भी पावर जनरेट होती है उसका लगभग 52% गैर जीवाश्म से आता है। ठीक है, तो हमने ये पहले ही प्राप्त कर लिया है। ठीक है, हमें ये जो 50% वाला टारगेट था कब प्राप्त करना था, 2030 का टारगेट था हमारा, लेकिन उसे हम 4 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, और विकसित भारत का जो गोल है 2047 का, उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि ठीक है 47 में हम विकसित भारत तो बन जाएंगे, लेकिन 2070 में नेट जीरो मीन्स कि जितना भी हम उत्सर्जन करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस का उसको अवशोषित भी कर देंगे। ठीक है, कि पर्यावरण में हम कोई एमिशन नहीं करेंगे, नेट देखा जाएगा तो। ठीक है, ये तो थे क्वांटिटेटिव नंबर्स कि कितना कम कितना ज़्यादा, है ना। क्वालिटेटिव में क्या सुधार करेंगे हम कि भाई हमारी क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रोथ होगी, हमारे जो भी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वो लो कार्बन होगा। ठीक है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि हमारी जो इकोसिस्टम है ना फ्रेगाइल है, जैसे कि हिमालय हैं, कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे आपदाएं आती रहती हैं, हमने देखा है उड़ीसा में चक्रवात आते हैं। तो हम ऐसा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे जो रेजिलिएंट हो, जो इस तरह की डिजास्टर को हैंडल करने में सक्षम हो। ठीक है, एक लाइफ मूवमेंट चल रहा है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमारे भारत की ना एक विशेषता है, हमारे यहाँ पे जो हमारा एक पारंपरिक लाइफ स्टाइल रहा है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे घर में कुछ भी होता है तो जो मम्मियाँ होती हैं उसे कभी फेंकती नहीं है ना, वो हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ में यूज़ कर लेती हैं, तो बहुत कम ही जो कचरा है वो जनरेट होता है। ठीक है, लेकिन और भी आप देखेंगे कि जो पूरा जीवन का रहन सहन का एक मॉडल है वो पर्यावरण अनुकूल है। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने प्रगति कर रहे हैं, है ना, जैसे जैसे जो नई जनरेशन आ रही है, ठीक, तो वो पर्यावरण से हटती जा रही है। ठीक है, उसका जो लाइफस्टाइल है वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, साइकिल, रिक्शा और पैदल नहीं चलते, गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं भाई हमारा लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट के लिए होना चाहिए, तो इसको मास मूवमेंट बनाना है ना, जन जन तक पहुंचाना है कि सब अपना जो जीवन है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर सब्जी लेने भी जाते हैं तो लोग कपड़े के बैग साथ लेके जाते हैं, है ना, जो पहले के लोग हैं। ठीक, और जो नई जनरेशन है वो कैसे, वो तो दूसरे जो सब्जी वाला है उस पर डिपेंडेंट ही रहेगी कि वो ही हमें एक प्लास्टिक बैग देगा। ठीक है, वो कुछ साथ में लेके नहीं चलते। तो हमारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर कैसे होगा कि हम जो भी पर्यावरण के लिए अच्छा है ना, हमारा बिहेवियर उसको प्रमोट करें। ठीक, तो ग्रीनर फाइनेंस की अब ऐसे जो मैकेनिज्म ढूंढे जाएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, इन्वेस्टमेंट के जो लो कॉस्ट हो
कि कम कीमत पे कम लागत वाला निवेश हो, ठीक है, और हम उसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब ग्रीनरी में उसको इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है, अच्छे जो पर्यावरण फ्रेंडली ऊर्जा मॉडल है उनमें इन्वेस्ट कर सके, जैसे कि सोलर पैनल लगाने में, ठीक। अडेप्टेशन पे ध्यान दें, ठीक है, जो गड़बड़ हो चुकी हैं वो तो ठीक है ना, अब हम उसे बदल नहीं सकते, तो उसके अनुसार कैसे हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं। जैसे अब हमें पता चल रहा है कि हीट वेव्स ज़्यादा आती हैं, है ना, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसके अनुसार हम अपने घरों का पेंट चेंज कर सकते हैं कि किस तरह के पेंट कराएं कि घर ठंडे रहें, है ना, और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो ये है एडेप्टेशन कि जो चीज़ें बदल चुकी हैं उसके अनुसार खुद को ढाल लेना, ठीक। तो ये कुछ क्वालिटेटिव काम करेंगे हम, साथ में क्वांटिटेटिव कुछ नंबर्स में भी सुधार करेंगे। तो ये 2 एनडीसी की बात कही गई है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, एनडीसी टारगेट को मैच करने के लिए आ सकता है कि एमिशन इंटेंसिटी कितने करेंगे, तो 47% कम करेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल 60%, ठीक है। कार्बन सिंक तो 3.5 से 4 बिलियन टन, ठीक है, तीनों ही मैच्ड हैं, आंसर बनेगा डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और कॉन्सेप्ट क्या है कि विकास को उत्सर्जन से अलग करना है, डीकपलिंग ग्रोथ फ्रॉम एमिशन। तो रिड्यूसिंग जीडीपी, कि जीडीपी को ही कम कर दो, एमिशन को कम करना है, तो नहीं भाई, जीडीपी तो बढ़ानी है ना। इंक्रीज एमिशन अलॉन्गसाइड जीडीपी, नहीं, है ना, ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़े तो एमिशन भी बढ़ा दो, ठीक। अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी, डीकपलिंग करनी है ना, पहले दोनों साथ साथ चल रहे थे, ठीक है, इधर जीडीपी बढ़ती थी, इधर जो है उत्सर्जन भी बढ़ जाता था, लेकिन अब हमें डीकपलिंग करनी है कि एक बढ़े तो एक घटे, है ना, कि जीडीपी बढ़ रही है तो हमारा पॉल्यूशन घट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट फ्रेमवर्क है उसको एक्सटेंड कर दिया है ना, इसको समझते हैं। जो हमारा आरबीआई है पहले वो डिसाइड करता था कि जो इन्फ्लेशन है, मतलब उसको इन्फ्लेशन को रेगुलेट करता था कि बहुत महंगाई हो गई तो आरबीआई कुछ करेगा और उस महंगाई को कम करने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब वो काम दे दिया हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, ठीक है, आरबीआई से लेके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी जिससे क्या हो, महंगाई नियंत्रण में रहे। अब कितनी नियंत्रण में रहे ये कौन तय करेगा, तो ये तय करती है सरकार, ठीक है। तो सरकार ने तय किया, मतलब हम पहले से देख लेते हैं, पहले 2016 में तय किया था कि महंगाई 4% रहनी चाहिए। तो आरबीआई कहेगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो एक पूरा नंबर दे दिया 4%। तो उसने कहा नहीं, +-2, +-2 मीन्स 4 से 2 ज़्यादा मतलब 6% तक रह ले, या 4 से 2 कम मतलब 2%, मतलब महंगाई 2 से 6% के बीच में ही हो, ना 2% से कम हो मुद्रास्फीति, ना 6% से ज़्यादा हो मुद्रास्फीति। समझ पा रहे हैं ना। तो 4 + -2 का लक्ष्य रखा गया, फिर ये 5 साल के लिए रखा गया, फिर अगला फेज आया उसके लिए डिसाइड करना था, उसमें भी यही सेम लक्ष्य दिया गया, ठीक है। अब तीसरे फेज के लिए भी इसी को कंटिन्यू किया गया है कि 4% मुद्रास्फीति की दर रखनी है आरबीआई को या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, और उसमें 2% का एक लेवरेज है कि हाँ 2% कम या ज़्यादा चल सकता है। लेकिन अगर इससे कम होता है, मतलब आप 2% से कम या 6% से ज़्यादा हो जाती है मुद्रास्फीति, तो फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो आरबीआई बताएगा सरकार को कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। टारगेट क्या है हमारा कि 4% रहनी चाहिए, किसके अनुसार, तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, वो जो इन्फ्लेशन को नापता है उसके अनुसार हमारी इन्फ्लेशन 4% होनी चाहिए। तो एक टॉलरेंस बैंड दिया गया है कि पूरी 4% नहीं, 2% से 6% के बीच में चल जाए तो भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कब से कब तक लागू रहेगा ये बैंड, 2026 से 2031 तक। किसके तहत ये इशू करती है सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 उसकी सेक्शन 45ZA, इसके तहत इसको नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुद्रास्फीति को इतना रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम किसका होता था, आरबीआई का, है ना। लेकिन बाद में हमने ये काम किसको दे दिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को,
ये कमेटी 6 मेंबर कमेटी है, मतलब इसमें 6 सदस्य होते हैं। एक आरबीआई गवर्नर होते हैं, साथ में आरबीआई गवर्नर के साथ डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं और एक अन्य ऑफिशियल होते हैं आरबीआई के, और 3 लोग सरकार की तरफ से होते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलके दोनों को मिला के कमेटी बनती है, उसके चेयरपर्सन होते हैं गवर्नर। ठीक है, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि अब ये जो लक्ष्य दिया है 2 से 6%, इसके अंदर अंदर मुद्रास्फीति रखनी है तो हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अगर अकाउंटेबिलिटी क्लॉज क्या है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता, 2% से कम हो जाती है या 6% से ज़्यादा हो जाती है, एक बार नहीं 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में। ठीक है, पहले क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने का समय है ना, पहले क्वार्टर में ऐसा हुआ, दूसरे में भी ऐसा हुआ, तीसरे में भी ऐसा हुआ, तो फिर अब आप अपने कार्य में विफल रह रहे हो तो आरबीआई को एक रिपोर्ट भेजनी होगी यूनियन गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार के पास, कि क्या इशू है ना, और क्या क्या और किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब बताया जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू इंडियाज फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, भारत के लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। तो जो प्राइमरी इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% है सीपीआई का, सही है। यहाँ पे एग्जाम में ना डब्ल्यूपीआई दे देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। टॉलरेंस बैंड 3 से 7% है, नहीं 2 से 6% है। ठीक है, 2021 तक काम करेगा। ठीक है, तो 1 and 3 सही है, ए आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि ये जो टारगेट डिसाइड किया है सरकार ने, किसके तहत किया है, तो आरबीआई एक्ट तो है ना, लेकिन सेक्शन 21 नहीं है, सेक्शन है 45ZA। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये अभी रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ था 2015 में या 16 में, तो इस 45ZA को जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन और क्या आ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 6 मेंबर होते हैं, सही है। सारे मेंबर आरबीआई के हैं, नहीं 3 आरबीआई के हैं और 3 किसके हैं, गवर्नमेंट के। आरबीआई के कौन कौन है, गवर्नर है, डेप्यूटी गवर्नर है और एक अन्य ऑफिशियल है ना, तो 3 ये सदस्य हैं। चेयरपर्सन कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर, तो ये ठीक है। दूसरा गलत है, तो 1 and 3 आंसर विल बी ए। नेक्स्ट टॉपिक है IVFRT स्कीम। I फॉर इमिग्रेशन, V फॉर वीजा, F फॉर फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, R फॉर रजिस्ट्रेशन एंड T फॉर ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये एक स्कीम है, इसको यूनियन कैबिनेट ने कंटिन्यू कर दिया है। पहले से चल रही थी, लगभग वर्ष 2000 में इसको शुरू किया गया था और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2025 तक चली और अब इसे 2031 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और 5 साल के लिए। क्या है ये मिशन, तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, उसका एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि जो इमिग्रेशन के मुद्दे हैं, वीज़ा इशू करना है, फॉरेनर का रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीज़ों को मॉडर्नाइज कर दो, मतलब ई गवर्नेंस मतलब डिजिटलाइज कर दो। ठीक है, पहले क्या होता था कि सब कागजी कार्यवाही होती थी, है ना, तो अब ये नहीं, सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी चाहिए, डिजिटल वे में होनी चाहिए, तो उसका ये स्कीम है। ठीक है, तो नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स को यूज़ करो, सेल्फ सर्विस कियोस्क को यूज़ करो, मोबाइल बेस्ड सर्विस को यूज़ कर सकते हो, ताकि जो कॉन्टेक्टलेस और फेसलेस प्रोसेस हो जाए ना, आपको उस व्यक्ति से मिलना नहीं पड़े, आसानी से ही ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फॉरेनर्स हमारे देश में आ रहे हैं उनको ट्रैक करना, है ना, कि कब आ रहे हैं, ठीक है, कब से उन्होंने वीज़ा लिया है, कब तक वीज़ा चलेगा, कब उन्होंने एंट्री ली, कब एग्जिट किया। ऐसा तो नहीं है कि वीज़ा एक्सपायर हो गया फिर भी भारत में रह रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को एक सिस्टमाइज वे में इंटीग्रेट करना। ठीक, तो क्या क्या करता है ये, 4 मेजर पिलर्स को कनेक्ट करेगा। जो एम्बेसीज हैं, है ना, विदेशों में हमारी एम्बेसीज हैं जो वीज़ा इशू करते हैं, ठीक है, उनको जोड़ेगा। और किसे जोड़ेगा, ICPCs को, PS को, इमिग्रेशन चेक पोस्ट, ठीक है, जहाँ से लोग हमारे देश में एंट्री करते हैं, ठीक है, या एग्जिट करते हैं। ठीक, एयरपोर्ट से आ सकते हैं, सी पोर्ट से आ सकते हैं, लैंड बॉर्डर से आ सकते हैं, हर जगह पे चेक पोस्ट होती हैं। तो वो जो चेक पोस्ट के ऑफिसर्स हैं उनको, एम्बेसीज को, इनको भी आपस में जोड़ा जाएगा। और फिर इनको और किससे जोड़ा जाएगा, FRO से, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस है ना, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस, उनको जोड़ा जाएगा, जो ये रजिस्टर करते हैं कि कौन सा फॉरेनर आया, है ना,
कब तक रहेगा, ये सारी चीज़ें। और फिर साथ में सिक्योरिटी एजेंसीज को भी जोड़ेंगे जो रियल टाइम चेक करती रहेंगी, है ना। और अगर किसी फॉरेनर्स की गतिविधि संदिग्ध लगती है, डाउटफुल लगती है, तो उसके बारे में अलर्ट हो जाएंगे, है ना। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। जैसे ही विदेशी का मामला आएगा ना, तो आपको लगेगा कि विदेश मंत्रालय होगा, नहीं, विदेशी घर आ रहे हैं ना, तो अब ये हमारा घरेलू मामला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय इसको देखता है, ठीक है। घरेलू सुरक्षा के मुद्दे कौन देखता है, गृह मंत्रालय देखता है। कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट कराएगी, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC और साथ में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है। ये तो डिजिटल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराएगा, और ये टेक्निकल, ठीक है, मतलब उस सब्जेक्ट से संबंधित। ओके, 1800 करोड़ रुपए इसके लिए असाइन किए गए हैं। और किस एक्ट के तहत ये किया जा रहा है, तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट है 2025 का, उसके तहत वो इसे कानूनी आधार प्रदान कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि IVRFT स्कीम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। यह एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है नेशनल E-गवर्नेंस प्लान के तहत, तो सही है ना। इसको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री देखती है, नहीं, होम अफेयर्स देखती है ना। ये वीज़ा, इमिग्रेशन, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इन सबको इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है आपस में, तो ये तो हमने देखा ही है ना। तो 1 and 3 सही है, आंसर विल बी ए। इनमें से कौन IVRFT को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि इसका उद्देश्य है वीज़ा मुक्त प्रवेश के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना। हो सकता है ना, लेकिन ये वीज़ा मुक्त नहीं है, सॉरी, हाँ, वीज़ा मुक्त प्रवेश नहीं है, वीज़ा तो चाहिए ही होगा, है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक। विदेशियों के प्रवेश से लेकर निकासी तक निगरानी के लिए एकीकृत प्रणाली बनाना है ना, आंसर बनेगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है RCS मॉडिफाइड उड़ान। उड़ान स्कीम क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, U फॉर उड़े, D फॉर देश, A फॉर आम, N फॉर नागरिक, ठीक है। इसे RCS स्कीम कहा जाता है। RCS मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ठीक है। तो पहले क्या मॉडिफिकेशन है उसको देखने से पहले ये देख लेते हैं कि RCS स्कीम जो ओरिजिनल उड़ान स्कीम है वो क्या है, ठीक। तो ओरिजिनल उड़ान स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसने शुरू की थी अक्टूबर 2016 में। यहाँ से ना क्वेश्चन आते हैं, जो पुरानी स्कीम्स हैं वो कब शुरू की गई, किससे संबंधित है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर 2016 में ये शुरू की गई। क्यों शुरू की गई, क्योंकि देखिए जो हवाई यात्रा है ना वो उस तक या तो रिच पर्सन्स की पहुँच है या फिर जो अपर मिडिल क्लास है ना। जो पुअर हैं, लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, वो हवाई यात्रा नहीं करते। तो उन्होंने कहा जो आम नागरिक है वो उड़े, है ना, उसका नाम ही है उड़ान का, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। कि मतलब जो एयर ट्रैवल है उसको अफोर्डेबल बनाओ, सस्ता करो, है ना, ताकि जो मिडिल क्लास है वो भी हवाई यात्रा कर पाए, ठीक। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाओ, ठीक है। अभी क्या है कि केवल जो बड़े बड़े शहर हैं वो ही जुड़े हुए हैं हवाई यात्रा से, लेकिन आम आदमी कहाँ मिलता है, छोटे शहरों में, ठीक। तो जो छोटे शहर हैं वहाँ पे ऐसे हवाई अड्डे खोले जाए, है ना, उनको डेवलप किया जाए। दूसरा है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, वो सेम ही बात है ना, कि रीजनल जो क्षेत्रीय विकास है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो ये स्कीम चल रही थी, ठीक। अब इसका एक मॉडिफाइड वर्जन लॉन्च किया है सरकार ने, मॉडिफाइड उड़ान, ठीक है। कब से कब तक चलेगी, 10 साल के लिए लॉन्च की है। 26-27 में तो लॉन्च ही है, तो 35-36 तक चलेगी। 28,840 करोड़ का बजट है इसके लिए, ठीक है। 4 पिलर्स पे काम कर रही है ये। सबसे पहले तो एरोड्रोम डेवलपमेंट, ठीक, मतलब कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो किया जाएगा, मीन्स आसान भाषा में समझे तो 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। हमने अभी इसमें देखा ना कि उड़ान में जो रीजनल जो छोटे शहर हैं वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है ना, तो लोग छोटे आम नागरिक तो छोटे शहरों में ही रहेगा ना, तो वहीं से ही उड़ान भरेगा। तो आपको छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनाने होंगे, तो 100 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे एयर स्ट्रिप्स होते हैं ना, कि वहाँ पे विमान उतरते हैं, कोई बड़ा कोई VIP पर्सन आता है तो विमान उतरने के लिए एयर स्ट्रिप्स होती हैं, तो उन्हीं को ही जो है एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सपोर्ट दिया जाएगा। मतलब देखो क्या है कि जो बड़े शहरों में एयरपोर्ट है ना,
तो वहाँ पे तो ज़्यादा ट्रैफिक है ना, ज़्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं, तो उनको तो प्रॉफिट आसानी से हो जाता है। लेकिन छोटे शहर हैं, एक तो उनकी टिकट भी सस्ती कर रखी है आपने, अफोर्डेबल, है ना। दूसरा वो यात्रा भी कम करते हैं, है ना। वहाँ पे हवाई यात्रा ऐसा तो है नहीं कि आपने एयरपोर्ट खोल दिया अचानक से हवाई यात्रा शुरू कर देंगे लोग, ठीक। तो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है, वो ज़्यादा हवाई यात्रा नहीं करता है। तो इन यहाँ पे जिसने भी एयरपोर्ट खोला है ना, जिस भी प्राइवेट कंपनी ने, तो उसको क्या होगी, डेली ऑपरेशन और मेंटेनेंस में दिक्कत आएगी, है ना। उसके पास प्रॉफिट नहीं बनेगा, पैसा नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हें 3 करोड़ रुपए, 3.06 करोड़ हर साल देंगे हर एयरपोर्ट पे, ठीक है। और अगर हेलीपोर्ट या हेलीकॉप्टर उतरने के लिए है तो 0.90 करोड़ रुपए देंगे, ठीक। तो ताकि आपको जो नुकसान है, तभी तो प्राइवेट सेक्टर आएगा इसमें, है ना, नहीं तो वो क्यों आएगा अगर उसे नुकसान होगा, ठीक। और ये ऐसा नहीं है जीवन भर दिया जाएगा, शुरू के 3 साल देंगे, तब तक आप अपना काम जमा लो, और फिर जब इतने में 3 साल में उम्मीद करते हैं कि प्रॉफिट में आ जाओगे, तो फिर सरकार जो है पैसा देना बंद कर देगी, ठीक है। मॉडर्न हेलीपैड्स बनाए जाएंगे, ठीक है, हिली रिमोट एरियाज में, आइलैंड रीजन्स में, उसके लिए 3000 करोड़ असाइन किए गए हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है, देखो तो आसान भाषा में समझते हैं कि एक टिकट ए से बी तक जाना है, ए शहर से बी शहर तक, और लागत आ रही है 5000 रुपये, ठीक है। तो जो एयरलाइन है वो तो 5000 रुपये ही मांगेगी पैसेंजर से, लेकिन पैसेंजर तो है आम आदमी, वो तो मैक्सिमम 3000 रुपये खर्च कर सकता है, ठीक है। तो अब आम नागरिक के लिए ही इस स्कीम को लाया गया, तो 3000 में ही बेचनी पड़ेगी टिकट। अब ऐसा करेगी तो इसको तो 2000 रुपये का लॉस हो गया, है ना। तो एयरलाइन भी मजबूर है, नहीं दे सकती। तो सरकार ने कहा अच्छा भाई रुको, हम देंगे 2000 रुपये, है ना। 3000 आम नागरिक से ले लो, 2000 हमसे ले लो। तो जो ये 2000 रुपये सरकार दे रही है, ये है वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है। आसान भाषा में इसको समझे तो वायबिलिटी मतलब अगर जो प्राइवेट सेक्टर है वो सस्ते में चलाएगा एरोप्लेन्स, तो वायबल नहीं रहेगा, उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, है ना। तो वो जो प्रॉफिटेबल होने में जो गैप है, वायबिलिटी गैप है, उसको फंड कौन करेगा, सरकार कर देगी, ठीक है। 5 साल तक हम तुम्हें फंड कर देंगे, और एक जब अच्छा सा बेस तैयार हो जाएगा आपके पैसेंजर्स का, फिर तो मुनाफा आने लगेगा, ठीक है। आत्मनिर्भर एयरक्राफ्ट की बात की गई है कि जो शॉर्टेज है, छोटे प्लेन्स नहीं है, तो हम HAL ध्रुव, है ना, इसको, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट है, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, उनको खरीद लेंगे, ठीक है। और मिनिस्ट्री कौन सी है तो पहले ही बता दिया है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, ठीक। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे एक और बात भी ध्यान रखनी है कि एयर फेयर पे कैप है, ठीक है, कि जो भी किराया है ना, 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता 1 घंटे की यात्रा के लिए, ठीक है। 2 घंटे की यात्रा है तो 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। और आपको जो आपका प्लेन जा रहा है उसमें 50% सीटें आम नागरिक के लिए रिजर्व करनी होंगी, ओके। तो ये थी मॉडिफाइड स्कीम। क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, तो स्टेटमेंट टाइप आ सकता है कि ओरिजिनली 2016 में लॉन्च हुई थी, तो सही बात है। रीजनल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करती है, ठीक है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। आंसर बनेगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है कि उड़ान का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरनेशनल एविएशन को बढ़ावा देना, नहीं। जो बिजनेस क्लास पैसेंजर हैं उनके लिए किरायों को कम करना, नहीं भाई, उनके लिए तो किराए बढ़ा देने चाहिए पहले ही, ठीक है। जो एयर ट्रैवल है उसको अफोर्डेबल बनाना है ना, आम नागरिक के लिए, तो आंसर बनेगा सी। फिर आता है कि मॉडिफाइड उड़ान के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करो। ये 100 नए एयरपोर्ट बनाएगी, सही बात है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगी जो लो ट्रैफिक एयरपोर्ट्स हैं, है ना, जहाँ पे कम यातायात हो रहा है, तो ये भी सही है। इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के कॉन्सेप्ट को हटा दिया है, नहीं, है ना, है अभी भी, और उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, सॉरी स्टेटमेंट गलत हो गया है, तो आंसर बनेगा 1 एंड 2 बी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिज्म SG पोर्टल, ठीक। नितिन गडकरी जो है हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया है नई दिल्ली में। प्रिज्म SG पोर्टल क्या करेगा, जो ब्रिजेस हैं, है ना, ब्रिजेस क्या, जैसे एक नीचे से एक रेल लाइन जा रही है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा
कि मैनुअल क्रॉसिंग होती है ना, कि यहाँ से ही गाड़ी जा रही है और यहाँ से ही लोग चल के जा रहे हैं, जब गाड़ी चली जाएगी तो लोग इसे पार कर लेंगे, ठीक है, तो मैनुअल क्रॉसिंग है। तो ऐसे क्या होता है कि दुर्घटनाएं देखी जाती हैं, तो सरकार ने कहा नहीं भाई ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, ऊपर इस रेल लाइन के ऊपर ब्रिज बना दो, ठीक है, जिससे जो ट्रैफिक है वो इसके ऊपर से ही निकल जाए, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे ना एक इशू आता है, ठीक है। इशू क्या है कि जो ओवर ब्रिजेस बनाने हैं, रेलवे के रोड के ओवर ब्रिजेस या रेलवे ब्रिजेस, तो उसमें ना बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होते हैं कि कोई रोड मिनिस्ट्री से चाहिए, कोई रेलवे मिनिस्ट्री से चाहिए, और फिर इन सब अप्रूवल्स को इकट्ठा करने में ही ना 10-12 महीने बीत जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉटल नेक्स हैं इसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने ये प्रिज्म SG लॉन्च किया। इसमें क्या है कि एक पोर्टल होगा, है ना, वो सारी चीज़ों को ना डिजिटाइज कर देगा। प्रिज्म SG एक पोर्टल है, ठीक है, सब चीज़ों को डिजिटाइज कर देगा। क्वालिटी एश्योरेंस की जो ब्लूप्रिंट है वो दिया जाएगा कि जो ब्रिज है वो सेफ है, स्ट्रांग है। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस शीट, जिसमें सारी टेक्निकल डिटेल्स होंगी कि कैसे जो स्टील गिल्डर्स हैं उन्हें ज्वाइन किया जाएगा। फैब्रिकेशन इंस्पेक्शन होगा कि समय समय पर आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करनी होंगी, ठीक है। तो ये सारे काम सब ऑनलाइन होंगे और माना जा रहा है कि स्पीड अप हो जाएगा काम, है ना, और जल्दी से ये ओवर ब्रिजेस बनने लगेंगे, दुर्घटनाएं कम होने लगेंगी। और ये जो भाग है ना, ये प्रिज्म SG जो कंपोनेंट है, ये PM गति शक्ति स्कीम जो चल रही है सरकार की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मतलब A से B को कनेक्ट करना है, एक रोड बना दो, एक रेल लाइन बिछा दो, कोई नदी जा रही हो तो फिर एक नदी जलमार्ग भी बना दिया जाए, और RCS उड़े देश का आम नागरिक के तहत इसमें हवाई अड्डे बनाए तो AL से भी ट्रांसपोर्ट हो। मल्टी मॉडल है ना, अलग अलग मॉडल से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल सिलोस की बात थी, है ना, अभी की तक क्या होता था कि रेलवे डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, रोड डिपार्टमेंट अलग, है ना, उन सिलोस को तोड़ा जा रहा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट काम मत करो, सब मिलके साथ में काम करो, तो ये चीज़ें स्पीड अप होती हैं, है ना। जो भी समस्या है सामने तुरंत बता दो तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो पोर्टल होगा, उसमें सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टल है RRCS, रेल रोड क्रॉसिंग अप्रूवल सिस्टम, ठीक है। वो क्या करता है, वो जो डिज़ाइन है ना इसका, ये ब्रिजेस बनाने का, उसको चेक करता है ना, वो सब डिज़ाइन इस पे अपलोड होते हैं इस पोर्टल पे। लेकिन प्रिज्म SG क्या है, उस डिज़ाइन को हम बनाएंगे कैसे, है ना, टेक्निकलिटी, ठीक है, तो वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन देगा, ठीक। प्रिज्म SG पोर्टल के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करो कि ये ब्रिजेस ओवर रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, कि जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ब्रिजेस बनाने हैं, ओवर ब्रिजेस बनाने हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो सही बात है। मिनिस्ट्री और रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट ने मिलकर लॉन्च किया है, ये भी सही है। गति शक्ति को रिप्लेस करता है, नहीं, गति शक्ति का तो भाग है ना, तो 1 and 2 आंसर विल बी A। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भारत का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। ये क्या होता है, पहले तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होते हैं। देखो, हम क्रूड ऑयल पे निर्भर है ना, हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल नहीं है, ठीक, और हम ज़्यादातर 80 से 90% क्रूड ऑयल जो है वो आयात करते हैं दूसरे देशों से। दूसरे देशों में कोई संकट आ जाए ना तो हमारे यहाँ संकट आ जाता है, जैसा अभी हो रहा है ना। भारत का कोई लेना देना नहीं है ईरान इजराइल वॉर से, लेकिन परिणाम तो भारत भी भोग रहा है, उसकी आम जनता भी भोग रही है। क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है खाड़ी देशों पे, वहाँ के तेल पे हम डिपेंडेंट हैं, और वहाँ से अगर तेल नहीं आएगा तो हमारा काम रुक जाता है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, कि हम ऐसे तेल के ना रिजर्व बना लें, भंडार बना के रख लें, है ना, उसको कहीं पे क्रूड ऑयल को स्टोर करके रख लें, तेल को स्टोर करके रख लें, ताकि कभी अगर ऐसी आपात स्थिति आए तो हम उस जो हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया है वहाँ से तेल निकाल के यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सरकार बना रही थी, है ना। फेज़ 1, फेज़ 2, दूसरा फेज़ 2 भी लॉन्च हो चुका है, 3 बन चुके थे। जो फेज़ 2 है ना उसको स्पीड अप करने को कह रहे हैं हम, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है उसने कहा है कि भाई जल्दी से सेकेंड फेज़ को स्पीड अप किया जाए,
उसमें जो SPRs हैं, जो रिजर्व्स हैं, उनको निर्माण किया जाए, ताकि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो एनर्जी डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो रहा है ना, तो कुछ हद तक तो हम उससे निपट पाएंगे, है ना, अगर हमारे पास ऐसे पेट्रोलियम रिजर्व होंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक अनलाइंड अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न होती हैं, चट्टानी गुफाएं होती हैं भूमि के अंदर, उसमें हम इस तेल को स्टोर करके रखते हैं। वहाँ पे क्यों स्टोर करके रखते हैं, तो देखो उसके कुछ कारण हैं। एक तो आग नहीं लगेगी वहाँ पे। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन ही नहीं है ना, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, और अगर जलना है तो ऑक्सीजन चाहिए होगी। ठीक है, तो फायर से बचाता है। सैबोटेज मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई इसको नुकसान पहुंचा देगा, है ना, तोड़ फोड़ कर देगा, खराब कर देगा, कोई दुश्मन नुकसान पहुंचा देगा। अंडरग्राउंड है, बहुत नीचे है जमीन के, ठीक, तो उससे भी बचा जा सकता है। इवेपोरेशन, ऐसा अगर हम ऐसे ओपनली रख लें तो तेल धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब जो भूमिगत जल होता है ना, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तेल के प्रेशर से, तो वो इसको दबा के रखता है ना, तो ये वाष्पीकृत नहीं हो पाता। ठीक, तो इन चीज़ों से बचा के रखते हैं। तो अनलाइंड अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न, अनलाइंड मतलब ऐसा नहीं है हम उसमें मतलब जो चट्टान है उसी चट्टान में ही हम स्टोर कर देंगे, ऐसा नहीं है कि उस चट्टान पे किसी चीज़ का लेप लगाया जाएगा, है ना, और कोई कोटिंग की जाएगी, किसी तरह का कोई कोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अंडरग्राउंड होगी रॉक कैवर्न, मतलब चट्टानें होंगी। कौन सी कंपनी इसको बनाती है, तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसी काम के लिए ही बनाया गया है ना। ये कंपनी सरकारी कंपनी है, किस मंत्रालय के अधीन आती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय। ठीक है, इसका फेज 1 जो कंप्लीट हो चुका है, जो अब काम कर रहा है, उसमें हमने 5.33 मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, मैप को देखते हैं, मैप से और क्लियर होगा चीजें। ये देखिए, ठीक है, तो ये जो आपको ऑरेंज वाला दिख रहा है ना, ये है पहला पार्ट। ठीक है, ये ऑरेंज में, ये येलो वाले पार्ट। ठीक, तो इसमें क्या क्या हमने किया है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने एक तो जो विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ठीक है, वहाँ पे 1.3 मिलियन मीट्रिक टन स्टोर किया है। फिर आता है कर्नाटक में मंगलूर और कर्नाटक में ही पदूर। ठीक है, ये दो रीजन है जहाँ पे क्रमशः 1.5 और 2.5 MMT क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा SPR2 जो इसका सेकेंड फेज चल रहा है, उसमें हम उड़ीसा को भी शामिल कर रहे हैं, है ना। कर्नाटक का पदूर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उड़ीसा के चांदीखोले को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। और चांदीखोले में ना सबसे बड़ी 4 MMT की, ठीक है, 4 MMT स्टोरेज की क्या बनाई जा रही है, मतलब 4 MMT स्टोरेज बनाया जा रहा है। ठीक है, कि 4 मिलियन मीट्रिक टन वहाँ पे ऑयल को स्टोर किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, जो हमारा पहला फेज है ना, जिसमें विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदूर में ये स्टोरेज कैपेसिटी बनाई है, इसमें जितना तेल बना है ना, वो भारत की ज़रूरत का केवल 9.5 दिन काम आएगा। ठीक है, अगर भारत को बाहर से आपूर्ति बंद हो जाए तो 9.5 दिन में वो सारा तेल यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और जो फेज 2 के अंतर्गत बन रहा है तो वो 12 दिन और काम आ जाएगा, मतलब टोटल 21.5 दिन। ठीक है, तो इतना करके भी हमारे पास बहुत ज़्यादा दिनों का ऑयल नहीं है। ठीक है, यहाँ फेज 2 में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस किया गया है, कि निजी भागीदारी, सार्वजनिक निजी भागीदारी से इसको बनाया जाएगा। और इमरजेंसी के दौरान यहाँ पे स्पष्ट कर दिया सरकार ने कि निजी क्षेत्र का तो हमने साथ ले लिया, लेकिन निजी क्षेत्र इसमें ऑयल इकट्ठा करे, बेच देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपात स्थिति आएगी तो फिर सरकार ही खरीदारी करेगी। ठीक है, सरकार ही इसको यूज़ करेगी। ठीक, जो हमारा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, वो देशों को कहती है कि भाई कम से कम जितना आयात करते हो, 90 दिन के आयात जितना तो आपके पास ऑयल होना चाहिए, है ना, कि 3 महीने चल जाए, कहीं बाहर से आपके पास नहीं आए तो 3 महीने तक चल जाना चाहिए। भारत की स्थिति क्या है, भारत इसका मेंबर है, एसोसिएट मेंबर है ना, पूर्ण सदस्य नहीं है, तो लेकिन भारत में केवल 74 डेज का अवेलेबल है ना, क्योंकि जो रिफाइनरीज होती है ना, वहाँ पे भी तो अवेलेबल होता है, जो रिफाइन कर रही हैं,
ठीक है, तो वो भी तो अपना एडवांस में स्टॉक लेके चलती हैं, और बाकी ये सरकार के पास है, तो दोनों को मिला दें तो केवल 74 दिन का तेल है हमारे पास, 90 दिन का नहीं। ठीक है, यहाँ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, तेल उपभोक्ता है, और ये दुख की बात नहीं है, दुख की बात ये है कि हम अपनी ज़रूरत का 88% आयात पे निर्भर है। ठीक है, कि हमारी केवल 12% ज़रूरतें जो है हमारे घरेलू तेल से पूरी होती हैं, नहीं तो हम आयात करते हैं। ठीक है, ये 88, 89 है ना, आ जाए तो भी आप सही मानेंगे, और इवन 90 को भी। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। कहाँ पे है? फेज 1 का विशाखापट्टनम में है, मंगलुरु में है, पदूर में है, चांदीखोले में नहीं है। चांदीखोले में तो फेज 2 में है ना। 4 MMT का सबसे बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी है इन सब में। ठीक है, तो 1, 2 and 3 आंसर विल बी बी। अंडरग्राउंड रॉक केवन को कौन उसके जो उसके लाभ है ना, अंडरग्राउंड रॉक केवन में तेल को स्टोर करने के जो लाभ हैं उसको कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्सट्रैक्शन हो सकता है क्रूड ऑयल का आसानी से, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, तो ए नहीं होगा। फायर से बचा जा सकता है, सैबोटेज, इवेपोरेशन है ना, ये इसका एडवांटेज है। रिफाइनिंग कॉस्ट कम आएगी, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नहीं, है ना, आपातकाल के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, एक सर्वे आया है, एनुअल सर्वे अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, 2025 का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसने इसे इशू किया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, मेनली ये एक इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर जो रजिस्टर्ड नहीं है ना, कंपनी एक्ट में या किसी अन्य एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। छोटे छोटे बिजनेस हैं, किराना की दुकानें हैं, ठीक है, रेडी पटरी वाले हैं, छोटे कोचिंग सेंटर्स हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो होते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। हालांकि ये पूरे इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं आएंगे, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में ना कृषि और संबद्ध गतिविधियां भी होती हैं। ठीक है, लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस में ये कृषि शामिल नहीं होती। ठीक है, कृषि के अलावा जो बाकी के जो भी काम हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर ही इसमें इंक्लूड होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विसेज, ये सब। तो इसमें कहा गया है कि ऐसे जो एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनकी संख्या पिछले वाले जो 2023-24 का सर्वे था उसमें 7.34 करोड़ थी। ठीक है, तो वो बढ़ गई है, 7.92 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो उसमें 7.97% की वृद्धि देखी गई है। इसमें जो महिला के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो पहले 26.2% हुआ करते थे, है ना, लेकिन अब बढ़ के कितने हो गए हैं? 27%। तो थोड़ी सी वृद्धि हुई है, लेकिन हुई है। ठीक है, तो जो वर्कर्स हैं उनके वेतन में भी 3.88% की वृद्धि हुई है ना, तो एक अच्छा सिग्नल दिखा रहा है। ठीक, और जो इंटरनेट से ग्रो हो रहे हैं, है ना, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि देखी गई है। पहले केवल 26% ऐसे प्रतिष्ठान थे जो इंटरनेट का यूज़ करते थे, अब उनकी संख्या बढ़ के 39% हो गई है। ठीक है, 39.4%। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसके संबंध में? अगर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो ठीक है। कृषि गैर कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए जारी किया जाता है? नहीं, कृषि क्षेत्र के लिए नहीं, केवल गैर कृषि क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया है। इट ट्रैक्स द इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो ठीक है, 1 and 3 ठीक है, आंसर विल बी बी। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज किसे कहते हैं? जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है? नहीं, जो ऐसे स्मॉल बिजनेस हैं जो किसी के तहत भी रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो आंसर बनेगा बी। एक नेक्स्ट टॉपिक है एच फास्ट, एच फॉर हैदराबाद, फास्ट फॉर फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम, है ना। तो जो मिलावट कर देते हैं लोग फूड में, खाने की वस्तुओं में, जैसे कि दूध में, पनीर में, मावा में, है ना, बहुत सारी चीज़ों में मिलावट चलती है। तो उसकी जांच के लिए एक हैदराबाद पुलिस ने, सिटी पुलिस ने ये एक इंटेलिजेंस यूनिट शुरू की है, एच फास्ट, है ना।
तो वो देखेगी कि कहीं कहाँ कहाँ पे मिलावट हो रही है। तो 28 मेंबर की ये टास्क फोर्स है, इसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सब होंगे और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी होंगे, उनके साथ मिलके काम करेगी, है ना। यहाँ पे क्या है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का क्या काम होता है, फूड की जांच करना, ठीक है, कि छापा मारना, फूड की जांच करना, लेकिन पुलिस बताएगी कहाँ छापा मारना है ना, उसकी इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रांग है पुलिस का, तो वो बताएगी कि कहाँ कहाँ पे करना है, रेड मारनी है, और क्रिमिनल की प्रोसिक्यूशन में भी, उन्हें सजा दिलाने में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये। तो एच फर्स्ट पूछा जा सकता है कि कौन से शहर में लॉन्च हुआ है, तो हैदराबाद में, आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक एशियन लैक्रोस गेम है ना, काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस गेम से जुड़े खिलाड़ियों की काफ़ी तारीफ की है। तो क्या हुआ कि पिछले महीने एक एशियन लैक्रोस गेम आयोजित होते हैं 2026 के, तो उसमें जो भारत के मेन और वेमेन की जो टीम है वो दोनों ही गोल्ड मेडल लेके आती हैं। तो जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन दोनों को जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं, मतलब उनके जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसकी तारीफ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों टीमों ने गोल्ड जीता हो, है ना, अलग अलग तो जीता है लेकिन दोनों ने साथ में गोल्ड जीता हो, ऐसा पहली बार हुआ है। जो पुरुषों की टीम थी उन्होंने इराक को हराया, जो महिलाओं की टीम थी उन्होंने पाकिस्तान को हराया। पुरुषों के कैप्टन है अनुदीप रेड्डी, महिलाओं के कैप्टन है सुनीता मीना, ठीक है। नोडल बॉडी कौन है, लैक्रोस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो इसको डील करता है ना, इससे जुड़े हुए मुद्दे। क्यों मैटर करता है ये महत्वपूर्ण क्यों है, आपके लिए जानना क्यों जरूरी है। एक तो एक साथ दोनों ने वो जीते हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा ये है कि जो अब लॉस एंजल्स में 2028 में ओलंपिक होने हैं ना, उसमें लैक्रोस को भी शामिल किया गया है, ठीक है। ये भी एक स्पोर्ट माना होगा, है ना, इसमें भी जो प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे, ठीक। तो हमारी टीम अच्छा खेली है ना, एशियन चैम्पियनशिप में अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमें उम्मीद है कि वो ओलंपिक में भी अच्छा खेलेंगे, ठीक है। तो लैक्रोस कहाँ का खेल है, तो नॉर्थ अमेरिका का है, जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे खेला जाता है। एक स्टिक होती है, प्लेयर स्टिक, आगे नेट लगी होती है, उससे खेलते हैं, और एक रबड़ की बॉल होती है। और विश्व में वर्ल्ड लैक्रोस नाम की संस्था इसे ऑर्गेनाइज मतलब गवर्न करती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एशियन लैक्रोस गेम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो भारत ने मेन एंड वेमेन दोनों कैटेगरी में गोल्ड जीता है, सही बात है। ये सऊदी अरेबिया रियाद में हुआ था, ये भी सही है। और भारत का पहला मेडल जीता है ना, ऐसा नहीं है, पहले रिकॉर्ड क्या है, दोनों मेडल एक साथ जीते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पहला जीता है, पहले भी जीत चुका है। तो आंसर बनेगा ए 1 और 2। और क्या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है लैक्रोस टीम की कैप्टन है, ठीक है, तो सुनीता मीना। यहाँ पे ना ऐसे भी आ जाता है, आपने देखा हो कि एक तरफ खिलाड़ियों के नाम दे देगा, एक तरफ उनके संबद्ध खेल दे देगा, ठीक है। तो जैसे सुनीता मीना दे देगा और दूसरी तरफ 4 ऑप्शन में एक लैक्रोस दे देगा, तो आपको बस पता होना चाहिए कि सुनीता मीना लैक्रोस से संबंधित है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। 29 तारीख है कल, संडे है, तो कल लेक्चर नहीं मिलेगा, अब हम मिलेंगे आपसे 30 तारीख को। अच्छे से इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, जो टेक्निकल चीज़ें उनको कई बार रिवाइज करिए, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।